स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट्स को। नाउ आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम कवर अप करने वाले हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड अलॉन्ग विद दैट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये दोनों ही एक्ट आपके रिलेटेड है सोशल सिक्योरिटी से और वो हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन में जो हम PPT यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेशन या आपको मटेरियल कलेक्ट करना हो तो आप मुझसे इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सोशल सिक्योरिटी? तो जब भी कभी आपसे सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाए या उसके एक्ट्स के रिलेटेड में बात हो तो एक डाउन द लाइन एक बेसिक सी बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे आप जो है बात कर रहे हो एम्प्लॉय की बेनिफिट की, एम्प्लॉय की वेलफेयर की। मान लो कुछ किसी वजह से वो इनकेपेबल हो गया, वो काम नहीं कर सकता, डिसेबलमेंट की वजह से कि वो काम कर रहा था और वो डिसेबल्ड हो गया व्हाइल ही वाज डूइंग हिज जॉब, तो उसके बाद अब वो कमा नहीं सकता, वो इनकेपेबल हो गया है काम करने के लिए, या फिर उसकी ओल्ड एज हो गई है, रिटायर हो गया है वो, तो या फिर इन सारे रीजंस की वजह से, या फिर मान लो कि उसकी जॉब टर्मिनेट हो गई है या सुपर एनुएशन एज आ गई है, तो इन सारे रीजंस की वजह से अगर वो इनकेपेबल है कमाने के लिए, ठीक है, वो कमा नहीं सकता, आगे काम नहीं कर सकता, राइट, वो वर्क नहीं कर सकता इसके बाद, इन एजेस के बाद, इन डिसेबलमेंट के बाद वो काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं ये उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके बहुत सारे एक्ट्स आते हैं बट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हम 5 एक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो फॉल करते हैं आपके सोशल सिक्योरिटी में। नाउ सोशल सिक्योरिटी एक डायनेमिक कंसेप्ट है, वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है और वो चेंज होता है टाइम टू टाइम एंड कंट्री टू कंट्री, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर बीइंग डायनेमिक। ये हमने इस पे कोई रिजिड टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रखी है कि क्या ड्यूरेशन होगा इस चीज का, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए आप उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके का कोई भी टाइमलाइन, रिजिड टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रखी है। नाउ सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन who become incapable of working by reason of old age, sickness or invalidity and are unable to earn anything for their livelihood। अब just because अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, वो डिसेबल्ड हो गया, जब वो काम कर रहा था उसका हाथ कट गया या उसकी उंगलियां कट गई, इस तरीके का कुछ भी हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आगे तो काम नहीं कर पाएगा, आगे तो वो अर्न नहीं कर पाएगा, तो उसकी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये बेनिफिट्स उसको दिए जाते हैं, ये उसके वेलफेयर के लिए, उसके अच्छी लाइवलीहुड के लिए उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स द्वारा, राइट। नाउ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस कौन से हैं? तो ब्रॉडली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 5 social security legislations. These are Employees Compensation Act, Employees State Insurance Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, Maternity Benefit Act and Payment of Gratuity Act. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में we are going to discuss these 2 acts, that is Employees Compensation Act and your Employees State Insurance Act, right? और ये सारे एक्ट हम आगे के लेक्चर में कवर अप करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज कंपनसेशन, अब ये कहता है, ये पूरा एक्ट बेसिकली कहता है कि मान लो अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ इंजर हो जाता है, किसी एक्सीडेंट से उसको इंजरी पहुंच जाती है या वो डिसेबल हो जाता है, चाहे पार्शियली चाहे टोटली, तो यहाँ पे उसके वेलफेयर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए ये एक्ट बनाया गया कि आप उसको कंपनसेशन दोगे, एम्प्लॉयर उसको कंपनसेशन देगा। नाउ ये ऑब्लिगेशन किसकी है? ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की कि वो उसको पे करेगा इन द केस अगर उसको कोई भी इंजरी हो जाती है उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, राइट। नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड प्रिल वाज इनैक्टेड in the Workmen Compensation Act 1923। Now Employees Compensation Act और Workmen Compensation Act ये दोनों ही आपके सेम हैं। वर्कमैन की जगह अब यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पहले क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था और अब क्या हो गया है आपका अमेंडमेंट के द्वारा? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ये बेसिक एक्ट है जो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ये उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लेकर आए हम। नाउ यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन निकल के आई, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड प्रिल।
अब ये क्या है, ये कहता है कि एम्प्लॉयर तभी लायबल होगा आपको कंपनसेशन देने के लिए जब आप उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे और आपको इंजरी हो गई। अब मान लो कि मैंने कहा कि आप वो काम मत करो, वहां पे एक्स्ट्रा डेंजर इन्वॉल्व है, बट आपने मेरी नहीं सुनी और आप काम करने वहां पे चले गए और आपको कोई इंजरी हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं लायबल नहीं होंगी एज एन एम्प्लॉयर, राइट? दैट इज व्हाट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड प्रिल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, if a workman while performing his duty does something which is not required to be done by him, उससे ये नहीं कहा गया है कि आप ये पर्टिकुलर काम करो क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा डेंजर है, वहां पे स्पेशल स्किल्ड वाले लोग जाएंगे या फिर स्पेशल जिनको ट्रेनिंग दी गई है वही लोग जा सकते हैं, बट आपने नहीं सुनी एंड यू गो एंड you went to that place and you have started working over there, वहां पे आपको इंजरी हो गई, एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। which is not required to do which involves an extra danger, the employer would not be liable to pay compensation if any injury caused to him। अगर अब कोई इंजरी हो जाती है, मना किया था आप मत जाओ वहां पे, you're not supposed to work there, but then you have again voluntarily खुद से आप गए, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन पे नहीं करेगा, राइट? अब जो ये पर्टिकुलर एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द पेमेंट by certain employers, by certain class of employers to their employees of compensation for injury by accident। तो बेसिकली ये पूरा एक्ट बात कर रहा है कि अगर मान लो कि जब वो नौकरी कर रहा है, जब वो जॉब कर रहा है अपनी, उस टाइम पे अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट द्वारा, तो फिर उसको कंपनसेशन एम्प्लॉयर देगा, राइट? नाउ द एक्ट में भी कॉल्ड एज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था आपका 2009 में, जिससे यहाँ पे ये वर्ड हटा दिया गया था। नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 ने ये रिकमेंडेशन करी और फिर यहाँ पे सजेस्ट किया ये वर्ड एम्प्लॉय इन स्पाइट ऑफ वर्कमैन, सो दैट टू इंश्योर जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे जो वर्कमैन वर्ड है उसको हटा दिया गया अमेंडमेंट से और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एम्प्लॉइज वर्ड यूज किया गया है। नाउ इस पूरे एक्ट का अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं और स्केड्यूल भी अटैच है। तो यहाँ पे प्राइमरली 4 स्केड्यूल्स हैं। पहला स्केड्यूल बात करता है उन लिस्ट की, एक लिस्ट दे रखी है पहले स्केड्यूल में जिसमें इंजरीज मेंशन है। इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, वो इंजरीज हैं जिनको आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कहोगे, राइट? स्केड्यूल 2 में प्रोवाइड कर रखा है लिस्ट ऑफ अ पर्सन हु आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, जो एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में लोग इंक्लूड हैं वो स्केड्यूल 2 में एक लिस्ट दे रखी है। एंड यहाँ पे 2010 के अमेंडमेंट से सर्टेन एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशंस एंड पर्सन इन स्केड्यूल 2 को ऐड कर दिया गया था, राइट? नाउ दीज इंक्लूड्स रेलवे एम्प्लॉइज, यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉइज अदर देन दोज एम्प्लॉइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उनको छोड़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है उनको इंक्लूड किया गया। क्रू ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, मैकेनिक्स ऑफ मोटर व्हीकल, पर्सन्स रिक्रूटेड अब्रॉड, इन सारे लोगों को ऐड किया गया। एंड द एम्प्लॉइज कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सारे ही लोगों को एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में से स्केड्यूल 2 की लिस्ट में ऐड किया गया, right? Now clerks are also now covered for the compensation. The government is empowered to add in the second schedule। ये कहता है कि इतने सारे लोगों को उस लिस्ट में ऐड किया गया है रिसेंट अमेंडमेंट 2010 के, और उसके बाद ये आगे भी बताता है कि ये पावर दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो है ऐड कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय को सेकेंड स्केड्यूल में। किसके पास पावर है? आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, राइट? नाउ स्केड्यूल 3 बात करता है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाएंगी उसकी एक लिस्ट है जो आपकी स्केड्यूल 3 में दी गई है। और स्केड्यूल 4 में बता रखा है फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट lump sum equivalent of compensation on amount in case of permanent disability and death, कि एक relevant factors दे रखे हैं आपके इस schedule में कि कितना लमसम अमाउंट देना है एज अ कंपनसेशन इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट एंड डेथ, राइट? तो यहाँ पे ये 4 स्केड्यूल हैं जो इनकी बात करते हैं। आगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो इनका रेफरेंस होगा, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कौन से स्केड्यूल में बात हो रही है। नाउ ये पूरा एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है? तो ये एक्ट है आपका, ये अप्लाई होता है एम्प्लॉइज पे जो वर्क कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो एम्प्लॉइज पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, जो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में, डॉक्स में,
या फिर कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट में, प्लांटेशंस में, ऑयल फील्ड्स में और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन जो आपकी मेंशन है स्केड्यूल में, राइट। तो इन सब पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है। ये इवन अप्लाई होता है उन लोगों पे जिनको रिक्विट किया है किसी एम्प्लॉयर ने बाहर के लिए, अब्रॉड के लिए, कि मतलब है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मुझे हायर किया और मुझे हायर करके बाहर भेज दिया गया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उन पे भी, राइट। तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करते हैं, जो एम्प्लॉयर जो हैं, जो एम्प्लॉय को लेते हैं और फिर उनको बाहर काम, अब विदेश भेज देते हैं काम करने के लिए, तो उन पे भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल कराया गया है, राइट। नाउ दिस अप्लाइज टू पर्सन रिक्रूटेड एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर or any other in connection with a motor vehicle or a captain or other member of the crew of the aircraft। तो इन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड वी हैव सीन इट कि रिसेंटली इसको 2010 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, राइट। नाउ द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स के मेंबर पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम कैजुअल वर्कर्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड अदरवाइज इन द एम्प्लॉयर ट्रेड और बिजनेस, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैजुअल वर्कर्स पे भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। तो ये है इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड वी हैव सीन इट कि किन किन पे ये एक्ट अप्लाई होता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस एक्ट में दे रखी है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, दैट इज सबसे पहले डिसेबलमेंट आप किसे कहोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डिसेबलमेंट। तो यहाँ पे इस एक्ट ने ही बता रखा है कि डिसेबलमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे कहता है डिसेबलमेंट लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और टू मूव, कि अब आप काम नहीं कर सकते या आप मूव नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इज डिसेबलमेंट, राइट। कि भाई अब आप काम नहीं कर सकते, अगर मान लो आपका एक हाथ कट जाता है या मान लो कुछ फिंगर्स कट जाती हैं या आपका एक पैर कट जाता है, तो अब आप मूव नहीं कर सकते या फिर काम नहीं कर सकते, तो वहां पे आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई काम करने की, राइट। दैट इज व्हाट इज डिसेबलमेंट, ठीक है। नाउ लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और मूव, इट मे रिजल्ट इन लॉस or reduction of his earning capacity, of course when you cannot move, when you cannot work, तो आप अल्टीमेटली आपकी अर्निंग कैपेसिटी उससे रिड्यूस होगी और अफेक्ट होगी, और ये चाहे परमानेंट नेचर की भी हो सकती है या फिर टेम्परेरी नेचर की भी हो सकती है। डिसेबलमेंट पार्शियल भी हो सकती है और टोटल डिसेबलमेंट भी हो सकती है। नाउ ये टोटल डिसेबलमेंट क्या है, पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अभी, बट एट द सेम टाइम लिस्ट में भी बहुत क्लियरली दे रखा है स्केड्यूल 1 के कि भाई ये एक लिस्ट है जहां पे आप जिस इंजरीज को क्या कहोगे, टोटल डिसेबलमेंट कहोगे, मतलब permanent disablement कहोगे, right। Now he is not able to earn as much as he used to earn before his disablement। यहाँ पे this is important factor कि आपको ये देखना है disablement के केस में कि अब वो पहले जैसे नहीं कमा पा रहा है, जैसे disablement से पहले वो कमाता था वो अब ऐसा नहीं कमा पा रहा है, that is what is disablement। Now partial disablement का क्या मतलब है, तो यहाँ पे कहता है कि partial disablement मतलब कि any disablement as reduce the earning capacity of an employee as a result ऑफ सम एक्सीडेंट, कि भाई किसी एक्सीडेंट की वजह से अब आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। नाउ टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी इन एम्प्लॉयमेंट ही वाज एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, जिस एम्प्लॉयमेंट में वो एंगेज था, वहां पे अब वो काम नहीं कर सकता, मतलब अब वहां पे वो उस तरीके का काम नहीं कर सकता, उसको इस तरीके की डिसेबलमेंट हो गई है। दैट इज व्हाट इज टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी, ये बहुत एक छोटी सी चीज है यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कहता है कि इन एम्प्लॉयमेंट इन विच ही इज एंगेज, जिस एम्प्लॉयमेंट में वो एंगेज है वहां पे अब उसकी रिड्यूस हो गई है अर्निंग कैपेसिटी, राइट। नाउ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, ये कहता है रिड्यूस हो गई है अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया है यहाँ पे एवरी एम्प्लॉयमेंट, कि हर एम्प्लॉयमेंट में उसकी रिड्यूस हो गई है कैपेसिटी, मतलब वो अब हर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में उस तरीके के काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो वर्ड यूज किया है आपका एम्प्लॉयमेंट, बट जब आप बात करोगे टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट की तो वहां पे वर्ड यूज किया है वर्क, मतलब आप किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उससे पहले वो अर्न कर रहा था, अब एक्सीडेंट के बाद वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर पा रहा है, उसने रिड्यूस करी है अपनी अर्निंग कैपेसिटी, दैट इज व्हाट इज योर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, राइट। नाउ टोटल डिसेबलमेंट क्या है फिर, तो टोटल डिसेबलमेंट को बताया कि डिसेबलमेंट वेदर ऑफ टेम्पररी और परमानेंट नेचर as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। कहता है कि अब आप किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो गए हो, दैट इज परमानेंट डिसेबलमेंट।
provided that the permanent total disablement shall deem to result from every injuries जो specified हैं आपकी schedule में, और जैसे कि आपका loss of both the hands, ठीक है, loss of both the hands की इसका एक example है कि आपके दोनों हाथ ही चले गए, वो क्या माना जाएगा, आपका माना जाएगा परमानेंट डिसेबलमेंट, राइट। अब इस परमानेंट डिसेबलमेंट का शेड्यूल 1 में एक लिस्ट दे रखी है, वो सारी आपकी परमानेंट डिसेबलमेंट कहलाएगी। नाउ फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वेयर द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन द सेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगेंस्ट दोज इंजरीज अमाउंट्स 100% और मोर। अब ये कहता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में इंजरीज डिवाइड कर रखी है, तो आपको कुछ इंजरीज दोनों पार्ट में से हुई है जिसका एग्रीगेट अगर 100% से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको क्या मानेंगे, हम परमानेंट डिसेबलमेंट मानेंगे। जैसे मान लो लॉस ऑफ 1 हैंड, इसकी डिसेबलमेंट है आपको मान लो 60% फॉर एग्जाम्पल, और लॉस ऑफ 4 फिंगर्स इसका परसेंटेज है डिसेबलमेंट का 50%, तो इसका टोटल क्या हो गया 110%। 100% से ज्यादा डिसेबलमेंट है दोनों पार्ट की इंजरीज को मिलाकर, तो उस पर्टिकुलर केस में हम उसको क्या मानेंगे, टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ एम्प्लॉइज की डेफिनेशन, एम्प्लॉइज कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज रेलवे सर्वेंट, क्रू ऑफ शिप, क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट, ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑफ अ मोटर व्हीकल, एम्प्लॉइज रिक्रूटेड अब्रॉड, वो सारे आपके एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, ठीक है। और वो सारे पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं फॉर एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सप्लोसिव, माइंस, शिप लोडिंग, अनलोडिंग, ये सारे पर्सन भी आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। नाउ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो आर्म्ड फोर्स पे मेंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये पर्टिकुलर एक्ट। नाउ एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू फॉर कंपनसेशन, किसकी लायबिलिटी है ये, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो आपको कंपनसेशन पे करेगा। नाउ एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन personal injury is caused to the employee by accident arising out of and in the course of his employment. Now there are two different terms used here, arising out of employment and in the course of employment. Arising out of employment का क्या मतलब है यहाँ पे, that there's a direct connection between what, between your injury and employment, कि वो काम कर रहा था और तभी उसको इंजरी हो गई। डायरेक्ट कनेक्शन है इंजरी और एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज व्हाट इज इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। दैट अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और जब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ कुछ भी गुड्स किसी फैक्ट्री में, तो वहां पे ऊपर से कोलैप्स कर गया, मान लो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई या कोई ऊपर से मशीन गिर गई, तो वहां से मेरे को लॉस हो गया, ठीक है, मुझे डिसेबलमेंट हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या कहूंगी कि मुझे डिसेबलमेंट हुआ है, जो डिसेबलमेंट या जो इंजरी मुझे अराइज हुई है आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, क्योंकि मैं वहां पे काम कर रही थी और तभी मुझे चोट लग गई। नाउ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कैजुअल कनेक्शन है आपका बिटवीन द इंजरी एंड द एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी माइंस में काम करती हूँ और वहां पे कुछ फ्यूम्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमेशा रहते ही हैं और मैं वहां पे हमेशा काम कर रही हूँ ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे लंग्स खराब हो गए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं वहां पे काम कर रही थी और मैं मुझे डस्ट से इतना ज्यादा वो उससे डस्ट से या फ्यूम से मेरे लंग्स अफेक्ट हुए, तो देयर इज अ कैजुअल कनेक्शन, देयर इज नॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन, देयर इज अ कैजुअल कनेक्शन, जिसको हम थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन भी कहते हैं, दैट वी गोना डिस्कस अभी, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों का मतलब क्या है कि तभी एम्प्लॉयर लायबल होगा जब उसको इंजरी हो रही होगी, जो इंजरी अराइज हो रही है आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और in the course of employment. In the course of employment, there's a casual connection must be there between the injury and the employment. Clear? Now, however, an employer is not liable in the following case. इस cases में जो हम केस अभी डिस्कस करेंगे, इसमें employer liable नहीं है पे करने के लिए compensation. वो क्या है कि मान लो अगर इंजरी लास्ट कर रही है सिर्फ 3 days के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में employer liable नहीं है, या फिर जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है अंडर ड्रग्स,
या फिर अल्कोहल लेकर ड्रिंक करके एकदम मस्त सेट होकर दारू पी के सेट होकर वो काम कर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर नहीं है लाइबल नहीं है पे करने के लिए। अगर वो जानबूझ के डिसओबीडियंस कर रहा है एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ सेफ्टी के, मतलब कुछ ऑर्डर्स हैं कि भाई ये सेफ्टी के ऑर्डर्स हैं, आपको मानना है, आप जानबूझ के उसको डिसओबे कर रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको इंजरी हो जाती है, एम्प्लॉयर लायबल नहीं है पे करने के लिए। सिमिलरली अगर आपसे कहा है कि सेफ्टी गार्ड्स पहनो और आप जानबूझ के उन सेफ्टी गार्ड्स को नहीं पहन रहे हो या डिवाइसेस को हैंडल नहीं कर रहे हो, जो सेफ्टी डिवाइसेस आपको दी गई हैं जानबूझ के, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, राइट। नाउ फर्दर एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू एन एम्प्लॉय इफ एन एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट्स एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अगर कोई इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर लायबल है, वो पे करेगा उसको कंपनसेशन व्हाइल ही इज इन सर्विस फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर एटलीस्ट 6 months। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज के केस में वहां पे जो एम्प्लॉय है उसने कम से कम उस एम्प्लॉयमेंट में 6 महीने काम किया हो, तभी एम्प्लॉयर लायबल होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए कंपनसेशन पे करने के लिए, अदरवाइज एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता, ठीक है। नाउ कंपनसेशन इज पेबल इवन व्हेन देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट द अफोरसेड केसेस वेयर द कंपनसेशन इज नॉट पेबल। अब ये कह रहा है कि जो हमने भी केसेस डिस्कस किए जिसमें एम्प्लॉयर लायबल नहीं है पे करने के लिए, उनको छोड़ के एम्प्लॉयर लायबल होता है इवन दो उसकी गलती नहीं है फिर भी। नाउ द एम्प्लॉय डू नॉट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस और वाज केयरलेस और नेग्लिजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है वो नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट तरीके से अपना काम कर रहा है या केयरलेस है जब वो परफॉर्म कर रहा है अपना काम, उसको कोई इंजरी हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में भी एम्प्लॉयर लायबल होगा। नाउ दीज टू थिंग्स, हमने जो ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से निकाले गए हैं कि हाँ भाई एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होगी इन कंडीशंस में भी। क्लियर। नाउ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, कितना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है, और किसको पे करना होगा। तो ये कहता है कि जो कंपनसेशन है वो पेबल होगा एम्प्लॉय को इन केस ऑफ पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट। किसको कंपनसेशन दिया जाएगा, एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाएगा अगर पार्शियल या फिर डिसेबलमेंट या परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, राइट। इन केस ऑफ डेथ डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा एम्प्लॉय के, राइट। जहां पे भी डेथ हो जाती है, टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है, तो आपका डेथ के केस में तो डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। नाउ इन केस ऑफ डेथ या फिर टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो कंपनसेशन दिया जाता है थ्रू द कमिश्नर ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो एक कमिश्नर को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, तो उस कमिश्नर के थ्रू ही कंपनसेशन पे किया जाता है एम्प्लॉइज को या फिर डिपेंडेंट्स को, एज द केस में भी, राइट। नाउ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, किसको पेबल होगा, दैट वी हैव सीन। कितना अमाउंट पे किया जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो इंजरी से डेथ हो गई है तो उस पर्टिकुलर केस में कितना अमाउंट दिया जाएगा, 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर्स जो आपके स्केड्यूल में दे रखे हैं, या फिर 1,20,000 जो भी ज्यादा है। तो इसको कैलकुलेट करके अगर 1,20,000 से कम आ रहा है तो फिर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे उसको, अदरवाइज वो अमाउंट दिया जाएगा जो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर्स। अब रेलेवेंट फैक्टर्स में एक बात ये ध्यान रखनी है कि एक लिस्ट दे रखी है आपकी जहां पे हायर द एज लेसर द कंपनसेशन। जितनी ज्यादा एज होती जाती है उतनी ज्यादा कम कंपनसेशन दी जाती है। द रीजन बीइंग ये यूथ का वाला फंडा है यहाँ पे कि भाई अगर मान लो 23 साल में कोई मर जाता है तो वो और ज्यादा साल अगर जिंदा रहता तो कमा सकता था, तो इसलिए यहाँ पे कंपनसेशन उसका रेट ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू द ओल्डर वंस, राइट। तो अगर मान लो 35 साल का कोई लड़का है या फिर 35 साल का कोई भी इंसान है, उसको कम कंपनसेशन मिलेगा कंपैरेटिवली टू 22 ईयर्स यंग पर्सन, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो यंग है, अगर वो जिंदा रहता तो वो ज्यादा कमा सकता था, उसकी एबिलिटी ज्यादा थी, उसके पास पोटेंशियल ज्यादा था कमाने का, राइट। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे एक फंडे पे काम करता है, दैट इज हायर द एज लोअर द कंपनसेशन। तो यहाँ पे मंथली वेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट फैक्टर्स से, जो रेलेवेंट फैक्टर्स आपके स्केड्यूल में दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी अमाउंट आएगा वो, अगर वो अमाउंट 1,20,000 रुपए से कम है तो 1,20,000 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है विच एवर इज हायर, राइट। अगर वो अमाउंट ज्यादा है तो फिर वो अमाउंट दिया जाएगा। नाउ एक सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी है 2020 के अमेंडमेंट से, दैट इज जो ये मंथली वेज है ये 15,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे मंथली वेजेस आपके 15,000 ही माने जाएंगे। इन केस किसी की सैलरी ज्यादा है तो मंथली वेज यहाँ पे फिर भी 15,000 ही माना जाएगा, कम है तो कम माना जाएगा। बट अगर 15,000 से ज्यादा वेज है आपकी, मंथली वेज है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक सीलिंग लिमिट मान ली गई है कि हम 15,000 ही लेकर
चलेंगे, राइट। नाउ वेयर द परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी, अगर मान लो परमानेंटली आप टोटली डिसेबल्ड हो गए हो उस पर्टिकुलर केस में इंजरी से, उस पर्टिकुलर केस में कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, तो ये कहता है 60% ऑफ द मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर्स, या फिर 1,40,000 विच एवर इज हायर। सेम फंडा है, सेम फॉर्मूला है इसका, बट अमाउंट चेंज कर दिया है। डेथ हो जाती है तो 50%, और इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो 60% ऑफ द मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर्स, या फिर 1,40,000, जो भी ज्यादा है अमाउंट इन दोनों में से वो पे किया जाएगा उसको। क्लियर। नाउ फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे डेथ के केस में, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूनरल एक्सपेंस दिए जाएंगे डिपेंडेंट को, और अगर मान लो डिपेंडेंट नहीं है तो किसी भी पर्सन ने जिसके उसके फाइनल फ्यूनरल राइट्स किए हैं फाइनली, उसको ये पैसे पे कर दिए जाएंगे, 5,000 रुपए उसको दे दी जाएंगे एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट को, और अगर नहीं है तो जिसने एक्चुअली एक्सपेंडिचर किया है उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस फ्यूनरल पे, तो उसको दे दिए जाएंगे ये अमाउंट, राइट। और ये वेरी भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम। नाउ जहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है इंजरी से, तो उस पर्टिकुलर केस में कहता है कि वो जो इंजरी स्पेसिफाइड है आपके शेड्यूल 1 में पार्ट 2 में, उसके हिसाब से परसेंटेज देख के कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि भाई लॉस ऑफ 4 फिंगर्स एग्जाम्पल 40% लॉस है या फिर 50% लॉस है, तो उस पर्टिकुलर केस में परसेंटेज देख के आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो आपको वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई इसको इतनी परसेंटेज डिसेबलमेंट हुई है, तो वो वैलिडेट करेगा, उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। नाउ द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू कंपनसेशन, ये कहता है कि जो कंपनसेशन कमिश्नर है वो डिस्पोज ऑफ करेगा मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन विद इन 3 मंथ्स। तो उसके पास जो भी डेट जिस दिन से उसको रेफर किया जाएगा कमिश्नर को कंपनसेशन देने के लिए, उस दिन से 3 महीने के अंदर वो डिस्पोज ऑफ कर देगा उस मैटर्स को, राइट, और इन्फॉर्म भी कर देगा एम्प्लॉय को। नाउ थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, जो भी हम बात कर रहे थे कि कोई इंजरी हुई है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन भी कहते हैं। नाउ देयर मस्ट बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द डेथ ऑफ द वर्कर एंड बिटवीन हिज एम्प्लॉयमेंट। तो डेथ और एम्प्लॉयमेंट में कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए। नाउ अगर मान लो एम्प्लॉय मर जाता है एज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ डिजीज फ्रॉम विच ही वाज सफरिंग, देन इट विल बी कंसीडर्ड दैट ही हैज डाइड ऑफ दैट डिजीज एज अ wear and tear of his employment and hence no liability would be फिक्स्ड अपॉन द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर नेचुरल डेथ से मर जाता है, उसको नॉर्मली मर जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। बट अगर मान लो इन केस एम्प्लॉयमेंट अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है जो एक्सेलरेट कर रही है उसके डेथ को, ठीक है, जिसने एक्सेलरेट किया है उसकी डेथ को, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उसकी डेथ एक्सेलरेट हो गई, मतलब मान लो वो अभी नहीं मरता तो जस्ट बिकॉज वो यहाँ पे माइंस वाले काम में काम कर रहा है तो उसके लंग्स भी खराब हो गए, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयमेंट ने, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर है अगर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, राइट। इफ द एम्प्लॉयमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज और हैज एक्सेलरेटेड द डेथ or is the reason of death only the disease but also the disease coupled with the employment, it would said that the death has been caused in the course of employment। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कहा जाएगा कि भाई डेथ हुई है in the course of employment because there is a causal connection between the death and the injury। तो this is what is the theory of notional extension। now कुछ पेनल्टीज दे रखी है इस पूरे एक्ट में, तो ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर उससे कहा गया था कि मेंटेन करो रिकॉर्ड्स या एक नोटिस बुक मेंटेन करनी है, उसने मेंटेन नहीं करी, पहली बात। दूसरी, या फिर वो फेल हो गया भेजने को कमिश्नर को कोई स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड था, कमिश्नर ने कोई स्टेटमेंट मांगा था, वो फेल हो गया वो पर्सन, तो उस पर्टिकुलर केस में, या फिर वो फेल हो गया सेंड करने में कोई भी रिपोर्ट जो रिक्वायर्ड थी आपकी इस एक्ट में, या फेल हो गया रिटर्न भरने में, तो उस पर्टिकुलर केस में इन सारी चीजों में अगर कुछ भी ऐसा किया या वो फेल हो गया इन्फॉर्म करने में एम्प्लॉय को उसके राइट्स कंपनसेशन के, तो अगर ऐसा उसने कुछ भी किया है तो कंपनसेशन होगा 50,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज जो एक्सटेंड हो सकता है आपका 1 लाख रुपए तक, ये उसको फाइन देना पड़ेगा अगर उसने उसमें से कुछ भी कोई भी एक्ट किया है तो, राइट। नाउ यहाँ पे कहता है कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर द सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर। कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जब तक आप प्रीवियस परमिशन नहीं ले लेते कमिश्नर से, और कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक आप कंप्लेन नहीं करते हो विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ द एलर्ज्ड कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जिस दिन से ऑफेंस हुआ है अगर उसके 6 महीने के अंदर आपने कंप्लेन नहीं करी तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, एंड लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट एक्ट दैट इज योर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नाउ जो ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, अगेन सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है ये, राइट।
अब सोशल सिक्योरिटी का एक्ट होने के नाते यहाँ पे किसकी बात करता है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट की बात करता है, उसके वेलफेयर की बात करता है कि भाई मान लो अगर डिसेबल्ड हो गया या कोई पर्सन जो है रिटायर हो गया तो यहाँ पे उसको या फिर उसको कोई सिकनेस हो गई या फिर उसको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो ये स्कीम बनाई गई जो मदद करेगी एम्प्लॉयज की, राइट। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए यहाँ पे ये स्टेट इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई। अब इस इंश्योरेंस स्कीम में दोनों लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी एक इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने वेज पीरियड के जो कुछ पैसे हैं, कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ परसेंटेज की कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में। और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, मान लो कोई मेडिकल नीड हो गई या फिर सिकनेस हो गई या फिर मेटर्निटी हो गई, तो इन सारे रीजंस की वजह से वो जो है आपका बेनिफिट ले सकता है इस इंश्योरेंस स्कीम से, राइट। तो ये दे रखा है आपका इस एक्ट में। नाउ ये ब्रॉड मैंने आपको बस एक ग्लिम्स दिया कि भाई ये एक्ट इसकी बात करता है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोविजन जो रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करता है EPFO का क्रैश कोर्स, और इस EPFO के क्रैश कोर्स में हमने कवर अप कर रखा है AO और EO या फिर APFC एग्जामिनेशन का सारा कंटेंट। तो आई प्रिज्यूम कि बहुत सारे लोग जो हैं UPSC का एग्जाम दे रहे होंगे तो उनका GS पार्ट तो कवर अप होगा। नाउ नॉन GS पार्ट को कवर अप करना है आपको कम समय में, तो आप हमारा ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं और ये क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप यूज करें कोड श्री लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करेंगे वैसे ही आपको इस कोर्स को परचेज करने में मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 3,999 रुपए में। तो अगर इतने कम समय में, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, तो कम समय में अगर आपको अपने EPFO के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आई वुड से कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आप एनरोल होके अपनी पूरी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट and do not forget to use the code SREELIFE for the maximum discount. Now talking about the ESI Act, in short we can say it as Employees State Insurance Act. Now इस act के क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन किस पे, एम्प्लॉयर पे, कि वो प्रोवाइड करे बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कवर्ड हैं आपके इस एक्ट में। जिस भी एम्प्लॉइज पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे कौन, एम्प्लॉयर। ये कहता है कि बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ सिकनेस, अगर वो बीमार हो जाते हैं, मेटर्निटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर पे कि वो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे एंड मेक द प्रोविजंस फॉर मैटर रिलेटेड टू इट, और प्रोविजंस बनाए इन सारे मैटर्स से रिलेटेड। नाउ इट इज एन इंश्योरेंस स्कीम, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है अगर वो सिक हो जाते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं या वो डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है यहाँ पे, दैट इज योर ESI कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको फॉर्म किया गया है ताकि वो उस स्कीम को वो एडमिनिस्टर करें, राइट, उस स्कीम को सुपरवाइज करें और एडमिनिस्टर करें। तो कौन करता है वो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो ESI कॉर्पोरेशन है जो इस स्कीम को सुपरवाइज करता है। नाउ ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट आपका किस पे एप्लीकेबल होता है, तो जो ये एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स पे, फैक्ट्रीज पे, ठीक है। तो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज कौन सी हुई, जो आपकी सदाबहार है, जो हमेशा फैक्ट्रीज रन करती रहती हैं। सीजनल फैक्ट्रीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो आपका ESI एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में जिसमें कम से कम 10 लोग काम कर रहे हो, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री होती है वो भी इंक्लूड करी गई हैं इसके एम्बिट में, राइट। Thus for the purpose of this particular act, a factory means any premises जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्ट्रीज एक्ट, तो वहां पे आपको और क्लियर होगा फैक्ट्री की मीनिंग। अभी के लिए समझो कि बस 10 से 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हैं अगर किसी नॉन सीजनल फैक्ट्री में, तो उस पर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। फर्दर, ऑल पर्सन इंक्लूडिंग दोज ड्रॉइंग वेजेस above the wage limit will be taken into account for counting the 10 persons for the coverage of this act। ये कहता है कि एक वेज लिमिट यहाँ पर दे रखी है कि भाई ये 21,000 रुपए जो लोग कमा रहे हैं,
21,000 रुपए तक जो लोग कमा रहे हैं उन पे ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉइज 21,000 रुपए तक का कमा रहे हैं उनको ही आप काउंट करोगे। जब आप ये 10 नंबर्स को काउंट करोगे, 10 या 10 से ज्यादा जब आप काउंट करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो उन्हीं एम्प्लॉइज को काउंट करोगे जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपए तक है, राइट। नाउ ये एक्ट है, ये एम्पावर करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्ट की प्रोविजंस को, बट उसके लिए उनको 1 महीने का नोटिस देना होगा। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये ब्रह्मास्त्र दे दिया गया, ये पावर दे दी गई कि वो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, किसी भी कमर्शियल या एग्रीकल्चर में एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर केस में उनको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, राइट। इस सेक्शन में आगे भी बताया दैट इन्होंने एक्सटेंड किया है इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को कहाँ पे, शॉप्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सिनेमाज में, इंक्लूडिंग थिएटर्स, रोड, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है। अब ये कहता है कि बट इन सारी जगहों पे जो एक्सटेंशन किया गया है यहाँ पे भी 10 या 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए एम्प्लॉयड, राइट। नाउ ये ऑल्सो ये जो एक्ट है आपका ये एक्सटेंड किया गया है प्राइवेट मेडिकल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, बट वहां पे भी 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दैट इज द मेन क्राइटेरिया है। नाउ कौन से लोग कवर्ड हैं इस एक्ट में? जैसे मैंने बताया कि एक सीलिंग लिमिट दे रखी है वेज की, तो ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को कवर करेगा जो एम्प्लॉयड है या तो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए तो भी आप पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। जिनकी जो वेज है ना, जिनकी जो वेज है वो अप टू 21,000 पर मंथ है, ठीक है, जो 21,000 रुपए तक लोग कमा रहे हैं उन पे ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। नाउ डिसेबल्ड पर्सन के केस में वो लिमिट 25,000 रुपए दे रखी है। तो अगर मान लो आप डिसेबल्ड पर्सन हो और आप 25,000 रुपए मंथली कमा रहे हो, मंथली वेज आपकी 25,000 रुपए है, तो आप पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो कौन से पर्सन कवर्ड हैं? जिनके वेजेस 21,000 रुपए तक वो कमा रहे हैं, अप टू 21,000 है वो, और डिसेबल्ड पर्सन के केस में 25,000 रुपए है। नाउ एम्प्लॉइज कौन होंगे? तो इस एक्ट के लिए एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, उसको आपने वेजेस के लिए एम्प्लॉय कर रखा है, उसको आप पैसे दे रहे हो और वो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री या किसी एस्टैब्लिशमेंट में जिसपे ये पर्टिकुलर एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है। और इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, या अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए तो भी आप पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। कोई अप्रेंटिस अपॉइंटेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। तो अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अप्रेंटिस जो ट्रेनीज आपके अपॉइंट किए गए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंडर, उन पे तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, बट उन अप्रेंटिस पे जो अप्रेंटिस अपॉइंट हुए हैं अप्रेंटिस एक्ट के अंडर, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो इनको एक्सक्लूड करता है। हाउएवर अप्रेंटिस शैल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय हुज ट्रेनिंग पीरियड इज एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये कहता है कि उन अप्रेंटिस जो ट्रेनीज हैं जिनका टाइम एक्सटेंड कर दिया है आपने, उनको आप एम्प्लॉय ही कंसिडर करोगे। कितने भी लंबे टाइम के लिए आपने उसको टाइम एक्सटेंड कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपके एम्प्लॉय ही कंसिडर कराएंगे। बट वो ही अप्रेंटिस जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन अ कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर एज एन आर्म्ड फोर्स। तो आर्म्ड फोर्स में अगर वो काम कर रहा है, मेंबर है आर्म्ड फोर्स का, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो हमने एम्प्लॉइज की डेफिनेशन देख ली। नाउ एक कुछ इंपॉर्टेंट जनरल बात यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि कोई इंश्योर्ड पर्सन। अब इंश्योर्ड पर्सन कौन होगा इस एक्ट में? ऑफकोर्स एम्प्लॉय होगा, राइट। एम्प्लॉय को हम इंश्योर्ड पर्सन कहेंगे। तो ये कहता है कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन शुड हैव बीन इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, एटलीस्ट 2 साल के लिए वो वहां पे एम्प्लॉयड हो उस इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, जिससे वो इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है। वो एम्प्लॉय, वो इंश्योर्ड पर्सन कम से कम 2 साल वहां पे एम्प्लॉयड हो। द इंश्योर्ड पर्सन शुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉट लेस देन 78 days ड्यूरिंग ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 4 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिछले 4 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में उसने जो है हर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम 78 days कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, राइट। द कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम शुड हैव बीन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय। जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसने किया है उसके लिए उसको एम्प्लॉयर ने उसको पे किया हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर
इंश्योरेंस की, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है इस पर्टिकुलर एक्ट में तो, राइट। नाउ द कंटीजेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड नॉट हैव बीन द रिजल्ट ऑफ एनी पनिशमेंट और फॉर मिसकंडक्ट और सुपरएन्युएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब ये कहता है कि मान लो कोई कंटीजेंसी है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो मिसकंडक्ट के रिजल्ट पे नहीं होनी चाहिए, भाई आपको पनिशमेंट दी थी मिसकंडक्ट की, वो कंसिडर नहीं की जाएगी उस पर्टिकुलर केस में, या फिर सुपरएन्युएशन हो गई या फिर वॉलंटरी रिटायर हो गया तो वो नहीं माना जाएगा आपका इस पर्टिकुलर एक्ट में, राइट। बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पे 6 तरीके के बेनिफिट्स दे रखे हैं इस एक्ट में, और वो क्या क्या है। मेडिकल बेनिफिट्स ले सकता है एम्प्लॉय, सिकनेस बेनिफिट ले सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट ले सकता है, डिपेंडेंट्स बेनिफिट ले सकता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट ले सकता है और एडिशनल बेनिफिट्स ले सकता है। अब मेडिकल बेनिफिट्स हो गया या आपका डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, ये आपको मिलते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से आपको ये बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। बाकी सारे बेनिफिट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं कि आपने इतना टाइम तो काम किया ही हो तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, बट इन केस ऑफ मेडिकल बेनिफिट एंड इन केस ऑफ डिसेबलमेंट आपको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है एम्प्लॉयमेंट को। नाउ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस फंड, अब इस फंड की क्या बात है कि भाई हमने एक स्कीम बनाया है तो जो पैसा है वो ऑफकोर्स एक फंड में इकट्ठा करेंगे, उसको ही हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर वर्कर अगेंस्ट सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी, फ्यूनरल, मेडिकल और डिपेंडेंट बेनिफिट्स टू इंश्योर्ड एम्प्लॉयज, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि हम क्रिएट करेंगे एक एम्प्लॉयज इंश्योरेंस फंड। नाउ ये फंड जो है ये इस फंड में कहाँ से पैसा आएगा कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगी और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, डिपॉजिट करेगा इस फंड को, और इस फंड को कौन एडमिनिस्टर करेगा, ईएसआई कॉर्पोरेशन इसको एडमिनिस्टर करेगी इस पर्टिकुलर फंड को। क्लियर। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, भाई कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये एक्ट ही आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर है, दोनों लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस एक्ट में, यही बताया गया है, और परसेंटेज भी बताई गई है कि भाई इतना % आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स अ सम ऑफ मनी, कोई एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो पेबल है कॉर्पोरेशन को बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करता है, एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेबल बाय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय भी पे करता है, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट। नाउ द कंट्रीब्यूशन पेबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय shall comprise contribution payable by employer and employee shall be paid to the corporation। ये दोनों ही पैसा मिला कंट्रीब्यूट करके कॉर्पोरेशन को पे कर देते हैं जो एडमिनिस्टर कर रहा है आपके फंड को, राइट। नाउ द पीरियड फॉर विच एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आर पेबल, किस पीरियड के लिए होता है, तो जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, शैल बी पेबल बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर ईच वेज पीरियड, तो हर एक वेज पीरियड के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। नाउ व्हेन द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी पेबल, कब पेबल नहीं होगा, तो ये कहता है कि अगर मान लो आपका एवरेज डेली वेज जो है, जो लिमिट उस पे फिक्स करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस लिमिट से कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पेबल नहीं होगा, मतलब तब उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो नो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शैल बी पेबल और बाय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय whose average daily wage during the wage period are below such wage as may be prescribed by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वेज प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। अब उस एवरेज डेली वेज से जो लिमिट जो प्रिस्क्राइब कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कम है आपका, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है, राइट। नाउ कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, तो यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड हैं, एक है आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और दूसरा है आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो ये 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड रहते हैं आपके। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपसे पूछ ले तो मंथ्स ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये आपके कंट्रीब्यूशन पीरियड दे रखे हैं इस पूरे एक्ट में। नाउ रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना किसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो रेट है कंट्रीब्यूशन का वो कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अब ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर अ वेज पीरियड शैल बी एज फॉलोज, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, अराउंड 3.75% ऑफ द वेज पेबल टू द एम्प्लॉय। तो 3.7% वेज का, जो भी वेज वो दे रहा है एक एम्प्लॉय को, उसका 3.7% उसको देना होगा एम्प्लॉय को, उस फंड में उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। सिमिलरली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.75%। तो एम्प्लॉय जो है अपनी वेज का 0.7% कंट्रीब्यूट करेगा, और वो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करेगा 3.75%
उस फंड में, ठीक है, जो फंड जो बनाया गया है फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। नाउ इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए कुछ ऑफिसर्स बनाए गए जिनको हम सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ इस एक्ट का प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस हो, प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाए इस एक्ट के प्रोविजंस, एंड ऑल्सो डिटरमाइन करने के लिए कि करेक्टनेस किसी पर्टिकुलर स्टेटेड की किसी भी रिटर्न में ईएसआई के एक्ट के अंडर उस पर्टिकुलर केस में, या फिर बस ये देखने के लिए कि क्या इस एक्ट के प्रोविजंस ठीक से फॉलो अप हो रहे हैं, कंप्लाई किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स बना दिया गया है इस एक्ट में, ठीक है। तो ईएसआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स इस काम के लिए, राइट। कौन अपॉइंट करेगा इनको? अगेन यहाँ पे कहता है कि जो ईएसआई एक्ट है इसने एम्पावर किया कॉर्पोरेशन को कि वो अपॉइंट करेंगे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स विद इन द लोकल लिमिट जो उनको असाइन किया जाएगा। अब इन सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स का एक क्षेत्रफल भी होगा कि भाई इस लोकल लिमिट में ही आप अपने पावर्स एंड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। क्या ड्यूटी होगी इनकी? तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो दूसरे ऑथराइज ऑफिशियल्स हैं इस कॉर्पोरेशन के, वो क्या करेंगे? वो इंक्वायर करेंगे कि भाई करेक्टनेस को, और ये देखेंगे कि क्या इस प्रोविजन को, इस एक्ट के प्रोविजन को ठीक तरीके से कंप्लाई किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। दूसरा, रिक्वायर करेंगे किसी भी एम्प्लॉयर को या फिर कि वो फर्निश करे कोई भी इंफॉर्मेशन। तो किसी भी एम्प्लॉयर से अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन पूछी गई है तो वो पूछ सकते हैं ये पर्टिकुलर आपके ऑफिसर्स। किसी भी ऑफिस, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। कोई भी उससे कह सकते हैं कि भाई अकाउंट बुक लाके हमें दो, या नोटिस बुक जो तुमसे मेंटेन करने को कही थी वो लाके दो। तो इस तरीके का काम आपके सोशल सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी पर्सन, किसी भी एम्प्लॉय की वेजेस के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर्स मांग सकते हैं, कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ये आपके सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। नाउ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, अब यहाँ पे एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब इसमें कौन से लोग होंगे? तो एक डायरेक्टर जनरल होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक्स ऑफिशियो एज अ चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज एक्स ऑफिशियो एज को चेयरमैन, मेडिकल कमिश्नर ऑफ द कॉर्पोरेशन एज एक्स ऑफिशियो, ये सारे मेंबर्स होंगे। एक मेंबर होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टेट को, ठीक है। 3 मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करे होंगे एम्प्लॉयर्स को, 3 मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट करे होंगे एम्प्लॉयज की तरफ से, और 3 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक वुमेन होगी जो रिप्रेजेंट करे होंगे मेडिकल प्रोफेशनल जो अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरीके से ये मेंबर्स होंगे आपके इस काउंसिल में। टर्म क्या होगा इनका? 4 साल का रहेगा, बट तब तक ये एक्सपायर नहीं करेंगे, तब तक ये इनका ऑफिस खत्म नहीं होगा, जब तक इनके दूसरे पर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाते सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल अदर्स शैल बी 4 years फॉर द डेट ऑन विच द नॉमिनेशन इज नोटिफाइड। जिस दिन नॉमिनेशन हुई है, जिस दिन उनकी नॉमिनेशन नोटिफाई हुई है, उस दिन से 4 साल तक का इनका टेन्योर रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ बेनिफिट काउंसिल shall, overriding the expiry of the said period of 4 years, continue to hold the office until the nomination of a successor is notified। तो जब तक दूसरे सक्सेसर नहीं आ जाते, जब तक दूसरे सक्सेसर नोटिफाइड नहीं हो जाते, तब तक ये होल्ड करेंगे ऑफिस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, राइट। नाउ ये प्रोवाइड करता है कि वो होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनेटिंग हिम। जनरली ये बताया गया है इस एक्ट में कि वो होल्ड करते हैं ऑफिस, जो गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है उस गवर्नमेंट के टेन्योर तक ये होल्ड करते हैं ऑफिस को, राइट। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो रहा है इस एक्ट में, ठीक है, या कोई क्लेम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए स्टेट इंश्योरेंस के एक्ट के रिस्पेक्ट के लिए कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उस एक्ट में, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक कोर्ट, इंश्योरेंस कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी यहाँ पे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट फॉर सच लोकल एरियाज एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जो भी स्पेसिफाइड एरिया है उस स्पेसिफाइड एरिया के लिए कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कौन होगा उस कोर्ट में? तो एक जज होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द सेम कोर्ट फॉर 2 और मोर एरियाज। एक ही कोर्ट वो रख सकती है 2 या 2 से ज्यादा एरिया के लिए, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे एक से ज्यादा कोर्ट हैं एक एरिया पे, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मान लो कोर्ट्स ज्यादा हैं एक एरिया के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में कौन सा कोर्ट कौन सा बिजनेस देखेगा? वो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट वो बिजनेस आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल जनरल ऑर्डर से रेगुलेट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस बिटवीन देम, अगर मान लो एक से ज्यादा कोर्ट है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो क्लियर। क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग जज है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर आपको इंश्योरेंस
एक्ट के कोर्ट में अगर जज बनना है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी पर्सन जो जुडिशियल ऑफिसर रह चुका है वो एलिजिबल है, वो पर्सन एलिजिबल है, या कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जिसकी 5 साल की स्टैंडिंग है शैल बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड। तो इस इंश्योरेंस कोड के ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी IQ प्रोवाइड करता है आपको EPFO का क्रैश कोर्स, जहां पे आप इतने कम दिनों में अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कोर्स जो है आपका वो हेल्पफुल रहेगा EO AO एग्जामिनेशन के लिए और APFC एग्जामिनेशन के लिए, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा ये क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मेंटर्स से डायरेक्टली, राइट, अपने फैकल्टी से, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से डायरेक्टली। तो आई प्रिज्यूम कि GS वाला पार्ट तो सारे ही UPSC एस्पिरेंट्स का कवर अप होगा मोस्टली। तो जो भी नॉन GS पार्ट है उसकी आप लाइव क्लासेस अटेंड करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और जल्दी से इतने कम टाइम में अपने सिलेबस को EPFO के कवर अप कर सकते हैं। और मैं आपको इस बैच में पढ़ाती हूँ लेबर लॉ। तो लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जितने भी एक्ट्स हैं डिटेल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टीचिंग यू हियर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। सो अगर आप अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सीरियसली और आपको अपने सिलेबस को कवर अप करना है इतने कम समय में, तो आप जाके इनरोल करें अपने आप को इस क्रैश कोर्स में EPFO के और यूज करें कोड श्री लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जैसे ही आप श्री लाइव का कोड यूज करेंगे वैसे ही आपको ये कोर्स पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट परचेज करने पे, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 3,999 रुपए में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई एंड इन टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।